की है। तो हम लोगों को तो जोर इस चीज पे देना पड़ेगा कि प्राधिकरण ही इसको अपने रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट को बदले, और ये जब तक डिजिटाइजेशन नहीं होगा तब तक नहीं कुछ पॉसिबल है। क्लिक ऑफ माउस पे रिकॉर्ड अवेलेबल होना चाहिए, अलग से क्लासिफिकेशन होना चाहिए। मगर अब प्रश्न यही है कि डिजिटाइजेशन कैसे होगा, किस तरह से होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे काफी बढ़ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी काफी जोर दे रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, नए नए सॉफ्टवेयर के लिए। जैसे अब गूगल मैपिंग के लिए अपना भारत का एक मैपिंग सिस्टम आ रहा है, क्योंकि गूगल मैपिंग बहुत इफेक्टिव इंडिया में नहीं है, और उसका कारण ही यह है कि मैपिंग जो है उसका प्रॉपर डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है। जियो ज्योग्राफिकल डिजिटाइजेशन जो इंडिया के लिए वो नहीं है जैसे और देशों का है। आज भी अगर आपका मकान का पता किसी को ढूंढना हो और गूगल मैप में सर्च करो, तो शायद आपने महसूस करा होगा शहर के अंदर गूगल मैप आपको सही नहीं पहुंचा सकेगा, जबकि हाईवेज पे सिटी टू सिटी पे वो आपको अच्छा पहुंचा सकेगा। कारण क्या है, कभी इस पे आपने विचार करा है? कारण यही है कि हमारे सिटी के डिजिटाइजेशन यानी अंदरूनी शहर के डिजिटाइजेशन प्रॉपर नहीं है, और जब प्रॉपर नहीं है तो सैटेलाइट कितनी भी इफेक्टिव हो नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले जैसे महेंद्र जी अभी कह रहे थे कि 2006 का एक अधिसूचना मांगी और उन्होंने कहा पता ही नहीं। तो अब अधिसूचनाएं जो है राज्य सरकार की, अगर अधिसूचनाएं तो राज्य सरकार, और केंद्र सरकार की सूचनाएं हैं तो केंद्र सरकार उसका डिजिटाइजेशन और क्लासिफिकेशन करेगा। इसके लिए हम लोगों को, मुझे तो लगता है, जोर ये देना चाहिए, और इसमें इंफॉर्मेशन कमीशन भी साथ दे सकते हैं कि वो सरकार से कहे कि सब अपने रिकॉर्ड्स को प्रॉपर डिजिटाइजेशन करके डाल दीजिए, उसके लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर लीजिए। गवर्नमेंट से सॉफ्टवेयर की लिए अलग से पैसा दे। इसके लिए हम लोगों को कुछ संगठित होके कुछ डिमांड्स रखनी पड़ेंगी कि, और मजबूर करना पड़ेगा राज्य सरकारों को कि इसके लिए विभागों को दें, अलग से दें, सॉफ्टवेयर दें। जैसे जिन लोगों को सरकारी विभागों से पाला पड़ता है वो अच्छी तरह जानते हैं, अगर उन्होंने कोई एक अपना लेटर भी दिया तो उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। आप आसानी से कहाँ गया, किस फाइल पे गया, किस डेस्क पे गया, उस डेस्क पे कितने दिन रहा, कब उस पे गया, क्योंकि उनके पास फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर ही नहीं है। अगर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता तो जहां पे जैसे ही लेटर रिसीव हुआ, रिसीविंग पॉइंट पर कंप्यूटर पे चढ़ा, कमेंट्स आए अधिकारी से कि इस यहां भेज दीजिए, फौरन उसी क्लिक पर आ गया, कमेंट्स है, एक फौरन आपको पता चल जाएगा। मेरा तो ये विचार है और इस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, और जब डिजिटाइजेशन हो जाए तब हाँ पीआईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो करे। और यही चीज सियोमोटो डिस्क्लोजर के लिए आएगी कि अगर यही चीज उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाल दी तो आपको आरटीआई लगाने की छोटी छोटी चीजों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और आपको वेबसाइट पे
खुद ही सूचना मिल जाएगी, ऑफिसों का भी बोझ कम होगा, अपीलेट अथॉरिटी का भी कम होगा, कमीशंस का भी बोझ कम होगा। अगर आज 100 एप्लीकेशन आती हैं तो एक मोटा मोटा अनुमान से जो मेरे सर्वेज हैं वो बताती हैं कि कम से कम 60% एप्लीकेशंस तो निश्चित रूप से कम हो जाएंगी इस एक प्रयास से ही। सर मैं निवेदन चाहूंगा बीच में बोलने के लिए। हाँ जरूर बोलिए। सर मध्य प्रदेश में एनआईसी को ये सारी चीज करने के लिए दिया गया था उसी समय 2006 से ही, और अलग से हर कार्यालय के लिए फंड भी जारी हुआ है सर, फिर भी इस पर कार्य नहीं कर रहे हैं लोग। अब ये तो विडंबना है भारत की कि कोई भी व्यक्ति अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकता है। अब इसी पर मैंने एनआईसी से भी जानकारी मांगी थी कि आपके कार्यालयों में एनआईसी के अनुरूप जिन जिन लोगों ने इस प्रकार से कार्रवाई की है धारा 4(1) के ऊपर, तो मुझे जानकारी देते हैं। तो उन्होंने भी स्पष्ट लिख दिया कि अभी तक हमारे द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि मध्य प्रदेश शासन से इसके लिए फंड जारी किया गया था। तो इस पे अब शासन पे अब आप एक दूसरी आरटीआई लगा के पूछिए महेश जी। जी सर। कि मुझे ये सूचना प्राप्त हुई है, इसका ये फंड दिया गया था, इसका उत्तरदायित्व क्या है और लागू नहीं करने के लिए किन अधिकारियों को दोषी चिन्हित करके क्या दंडात्मक प्रक्रिया अपनाई गई है। जी सर, नहीं सर ये तो कर लूंगा, पर मैंने धारा 4(1) के लिए आयुक्त महोदय को लिखा था, तो उन्होंने अभी 7 तारीख को एक मित्र के मार्फत एक आदेश जरूर जारी किया है कि फिर से इसको कंप्लीट करें। सर जी महेंद्र जी, आदेश तो सब हो जाते, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं अपने आदेश का अनुपालन अपने ही विभाग में नहीं करवा पाते तो बाहर क्या करवा पाएंगे। जी 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 सर, जी सर। हम सर आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है कि आज 11 बजे से हमारा कार्यक्रम है 41B की प्रकटीकरण के लिए, जो डिस्क्लोजर हर प्राधिकरण को करना है, और जिस पर हमारे साथ डॉक्टर नीरज जी जुड़े हुए हैं, और आज हम उनसे ये समझने जा रहे हैं कि इसमें और क्या बातें छुपी हुई है जो 41B के लिए पहले तैयारियां इन विभागों को करनी थी, जो इस नियम में अच्छी तरीके से स्पष्ट था। इस सूचना के अधिकार अधिनियम के आने का क्या कारण था, इन सभी बातों को हम ध्यान पर रखकर आज का कार्यक्रम शुरू करना चाहिए हमें। और मैं डॉक्टर नीरज जी से निवेदन करूंगा कि वो हमें आप 41D किसको कह रहे हैं जी? 41D में तो किस चीज को कह रहे हैं आप? 41B में जो 17 बिंदुओं का डिस्क्लोजर हर प्राधिकरण को जो करना इस अधिनियम में 41B में है वो। जी 41B जी। और इससे पहले 120 दिन के अंदर होना था। बिल्कुल। डी तो कुछ दूसरी बात कहता है बंधुवत। सर 41B उसी पर ही है जो 120 दिनों में डिस्क्लोजर जो करना था सभी। नहीं 41D जो है एकदम अलग कहता है। प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिक कल्प विनिश्चयों के कारण उपलब्ध कराएगा। सर 41B बोला मैंने, बी फॉर बैट, बी हाँ जी। जो आज का टॉपिक है 11 बजे से उस पे कार्यक्रम है। उससे पहले हम जो है आपके माध्यम से 41A सेक्शन 42, सेक्शन 43 और सेक्शन 44 पर मार्गदर्शन चाहेंगे, क्योंकि 41B हमारा समय उसके लिए नियत हमने किया हुआ है। देखिए इसको आप, मैं तो समझ रहा था कि मीटिंग शुरू हो गई, सब लोग सुन रहे हैं। जी सर। क्योंकि मीटिंग शुरू करके भी वही चीजें रिपीट करने से तो कोई लाभ है नहीं। ठीक है सर। जो मैं पहले कह चुका हूं देवेंद्र जी, वही चीजें रिपीट होंगी। इसका मतलब हम लोगों ने 15 मिनट तो 15 या 22 मिनट बेकार कर दिए हैं। सर हम अभी कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं सर, अब आप इसमें आगे बढ़ते सर। एक बार वापस सभी साथी जुड़ चुके हैं जो
जुड़ रहे थे। नहीं, और 4(1)B जो आप कह रहे हैं उसका तो अनुपालन 120 दिन जब हुआ था 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम, तभी हो जाना चाहिए था। एक्ट बन गया, सब कुछ बन गया। महेंद्र जी ने जैसे कहा कि सरकार ने एनआईसी को मध्य प्रदेश में दिया भी, उन्होंने काम नहीं करा। अब इस बीती बात को बिसार के 120 दिन तो भूल जाइए। अब आप, इन्होंने जो 17 बिंदु दे रखे हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए हम लोग क्या करें, इस पे विचार होना चाहिए। क्योंकि 4(1)A, 4(1)2), 3 और 4 एक ही पॉइंट से रिलेटेड है, वो है प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेनेंस। और प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेनेंस की जिम्मेदारी, जैसे जब हम लोग प्राधिकारी की बहुत चर्चा करके इधर उधर भटक रहे थे, ये क्लियर है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो है उसकी जिम्मेदारी है। अब प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर रही है, एक्ट के अधिनियमों का पालन नहीं कर रही है, हम क्या करें? इसके लिए एक ही चीज है, हर कार्यालय में शांतिपूर्वक धरना कि साहब इनका इम्प्लीमेंटेशन करिए और सरकार से दोषी व्यक्तियों को चिन्हित करवा के दंडित करवाना। इसके अलावा मुझे नहीं समझ में आता है कि हमारे पास कोई और भी चीज है। जी, सभी प्राधिकरण इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि जो धारा 4 है, जिस धारा 4 में जिस डिस्क्लोजर की बातें हर डिपार्टमेंट के लिए की गई हैं कि हर प्राधिकरण को अपनी बातें जो इसमें निर्दिष्ट हैं वो करना है, और उसको जानबूझकर नहीं करते हैं और उसमें एक अनजानापन या ऐसी बातें लाते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। ये एक तरीके से हमें बिल्कुल बेवकूफ बनाने वाली बातें ही हैं। हर प्राधिकरण इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि उन्हें धारा 4 के अंदर में स्वप्रकटीकरण करना है। उसके लिए जो रिकॉर्ड्स की व्यवस्था है या जो भी चीजें कंप्यूटराइज करने की चीजें थी, वो सभी चीजें पहले से ही अब मौजूद हैं। ऐसा अब बहुत ही अमूमन बहुत ही छोटे विभाग या बहुत ही छोटे कार्यालय रह गए होंगे जहां पर कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं की गई होगी, या जिन्हें ये मालूम नहीं हो कि रिकॉर्ड्स को किस तरीके से रखना है, रिकॉर्ड के रखने की क्या रीति होती है, उसको किस तरीके से हमें पब्लिश करना है, उसके लिए क्या तैयारियां करनी है, सब उन्हें मालूम है, लेकिन फिर भी वह अनजान बनते हैं। नहीं देवेंद्र, ऐसा है जो अभी तक हमारे कार्यालयों में रिकॉर्ड मैनेजमेंट चल रहा था, उससे ये प्रकटीकरण और इसका अनुपालन इम्पॉसिबल है। सर, इसके लिए उन्हें वाकई कुछ काम करने की जरूरत थी, जैसा कि करने की जरूरत है। इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत है, और मैं इसके लिए आपका ध्यान करना चाहूंगा। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें देखिए ऑफिस मैनेजमेंट का जो सिलेबस दिया है उसमें ये एकदम अलग चीज है कि अब डिजिटल रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, कैसे करना है, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है डिजिटल रिकॉर्ड, और उसके लिए ऑफिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप होने की जरूरत है जो हिंदुस्तान में नहीं है, विदेशों में है। या तो हम वहां से सॉफ्टवेयर खरीदें या अपने अपने ऑफिस अपने अपने हिसाब से डेवलप करवाएं, या हर ऑफिस का रिकॉर्ड मैनेजमेंट एक यूनिफॉर्म क्लासिफाइड सिस्टम बनाए। और इसके लिए हर राज्य में प्रशासनिक सुधार विभाग है। ये देखिए सर, हमने इस पर भी काम किया है। हमने इसमें जब काम किया तो हमने इसमें एक दो चीजें जैसे पाई। जब कोल इंडिया का जो कोल का जब भ्रष्टाचार जब सामने आया था, तब सरकार ने कोल इंडिया को बहुत ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए काम शुरू किया था। और जिस तरीके से हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग होते हैं, उसी तरीके से वहां पर भी काम शुरू हुआ। वहां पर हर दस्तावेजों को
सॉफ्ट कॉपी के रूप में रिकॉर्ड में लिया जाता है। उनके अधिकारी जो है हर जहां जहां अधिकारी जाना है उसको ऑथराइज करते हैं, उसको साइन इन करते हैं। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या ऐप डिजाइन नहीं है जो भारत में नहीं हो सकता है। सारी सुविधाएं हमारे पास मौजूद हैं। IOCL वगैरह में जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी जो एप्लीकेशंस के प्रोसीजर हैं, एक्सेप्टेंस के प्रोसीजर है, नोट शीट के प्रोसीजर्स हैं, सारे ऑनलाइन है। और ज्यादातर जो सभी विभाग हैं वह एक ही काम कर रहे हैं कि अपने दस्तावेजों को खाने के अलग रख रहे हैं और दिखाने के अलग रख रहे हैं। और इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। जब हम जाते हैं फाइल्स की नस्तियां देखने या निरीक्षण करने भी जाते हैं तो हम देखेंगे कि उनमें पृष्ठांकन नहीं होता है, उसमें अनुक्रमणिका के हिसाब से कोई सूची नहीं होती है, कहीं कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं दिखाई जाती है जिससे लगे कि यह अधिनियम सही तरीके से लागू हो पा रहा है। जबकि हम देखेंगे कि कई पन्नों के बीच में, ऐसा हमने कई बार निकाला भी है कि कई पन्नों के बीच में कई नंबर्स रहते हैं और उसकी मूल प्रतियों को बाद में बदलकर हमें अलग तरीके से प्रस्तुत भी करते हैं। और इस बात पे मैं पूर्णतः अपने अनुभव के हिसाब से बात रखना चाहूंगा, सभी साथियों के बात विषय उसमें बताना चाहूंगा कि वाकई हर प्राधिकरण में कहीं ना कहीं हमें जो दस्तावेज दिखाए जाने हैं, जो ज्यादातर मांगे जाते हैं RTI में, उसको अलग तरीके से रखा जा रहा है, संधारित किया जा रहा है। और जो मूल दस्तावेज है उस तक हम कई बार पहुंच ही नहीं पा रहे हैं जो हमें देखने हैं। हालांकि जो ये हम विषय आज का पकड़े हैं, यह विषय थोड़ा इससे भिन्न है। यह स्वप्रेरणा से काम करने वाला विषय है, जो कि जैसा कि आप सभी स्क्रीन में सभी साथी देख रहे हैं कि अधिनियम बनने का कारण क्या था, क्या ऐसा क्या चीज है जो इस अधिनियम में हमको समझने की जो सबसे ज्यादा जरूरत है, वो यही है कि इस अधिनियम की जो शुरुआती पहली लाइन है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को लाना। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हर प्राधिकरण के कार्यकरण में, कार्य करने के तरीकों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को लाना, जो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था। और वो तभी संभव है जब हम इस अधिनियम के उन पहलुओं को छुएं, उन तथ्यों, इन बिंदुओं पर हम ध्यान आकर्षित करें। आपकी बातें सब थ्योरेटिकल है सर, थ्योरेटिकल जरूर है। सुन लीजिए, मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ। जी सर, मुझे सुनने में नहीं, सब चीज दी हुई है, सब चीज दी हुई है। नहीं, यू कैन ब्रिंग द हॉर्स टू द पाउंड, बट हाँ सर, मैं आप पॉइंट पर ही आना चाह रहा हूँ, मैं पॉइंट पर ही आना चाह रहा हूँ कि पॉइंट यही है। अगर आप मेरी बात पर ध्यान दें, नहीं, मैंने ध्यान दे दिया। आपने जहाँ स्वेच्छा वर्ड कहा है, मैंने फौरन ध्यान दे दिया। मैं बहुत जल्दी पकड़ता हूँ, मगर जब उनकी विल ही नहीं है, उनका एटीट्यूड ही नहीं है, सर इसमें गलती हमारी है। नहीं, उनका इंटेंशन ही नहीं। सर वो क्यों देंगे? वो अपना दिल निकाल के हमारे सामने प्रस्तुत कर देंगे प्लेट में सजाकर। आप उनको कैसे बदलेंगे? उनको बदलने के लिए हमको स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। हम सीधा उनका गला पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो हमें टालते ही रहेंगे, हमें कुछ ना कुछ बहाना बनाकर खींचते ही रहेंगे। हमें इसके लिए काम करने के लिए उनके बेसिक चीजों पर भी काम करना पड़ेगा। जो बेसिक चीजें करना पड़ेगा, इस पे आइए। मैं बिल्कुल सर इसी पर इसी पर आना चाहता हूं, क्योंकि मेरी साथियों से लगातार बातें होती रहती हैं और बातों में जो सबसे आश्चर्य की बात आती है कि हमारे साथी ही 41B को नहीं समझ पा रहे हैं। जो हमारे कई वरिष्ठ साथी हैं वह तक 41B के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक या बहुत ज्यादा प्रयत्नशील नहीं है कि वो लागू हो। हमारे जो नए साथी हैं या जिन्होंने अधिनियम का सही तरीके से अध्ययन नहीं किया है, वो इस बात को ही नहीं समझ पा रहे कि हमें अगर ये 41B का ही डिस्क्लोजर हो जाए तो सारी चीजें हमको लगभग मिल जाती हैं। सिर्फ वही चीजों की जरूरत रह जाती है जो कुछ स्पेसिफिक होंगी या किसी योजना से जुड़ी ऐसी कोई बातें होंगी जिसको हर बातों को मतलब बहुत ही वृहद तरीके से नहीं रखी जा सकती थी। बाकी सारांश हमको हर तरीके से इसी में ही मिल जाता है। देवेंद्र जी, मुझे लगता है कुछ बोलना चाहूंगा। देवेंद्र जी, मुझे लगता है कि अगर सेक्शन 41B को हम कंप्लायंस करा लेते हैं, हो जाता है, तो काफी चीजें ऐसी हैं जो खुद हो जाएंगी, क्योंकि धारा 544
बंधुवर, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना ही नहीं। मैंने और कहा मेरा सर्वे, मैं पहले ही कह चुका हूं, मेरा सर्वे ये कहता है कि कम से कम 60% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमें अपना आवेदन लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल मेरे सर। पास तो फैक्ट्स एंड फिगर्स है, मैं कह रहा हूं। हवा में नहीं बोलना कि बहुत सी कम हो जाएगी, मैं परसेंटेज के हिसाब से कह रहा हूं आपको। 60% तो अपने आप कम हो जाएंगी, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैंने इसके बाद ये भी कहा, प्राधिकरणों का भी बोझ कम हो जाएगा, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का भी कम हो जाएगा, मेरे आवाज कट रही है, आयोगों का भी बात आप कम लिख हो के भेजिए, जाएगा। आपकी आवाज कट रही है। अब ये तो नेट प्रॉब्लम है, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, सर आवाज बराबर आ रही है सर। आप भी चेक करें, हमें आवाज आ रही है सर आपकी। आवाज क्लियर है सर, आवाज क्लियर। क्लियर? हाँ, तो मैं आवाज क्लियर है। बंधुवर, ये मैं शुरू से कह रहा हूं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन से 60% प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी, और हो सकता है ये 75% भी हो जाए। मगर मेरा फील्ड स्टडी कहती है कि इमीडिएटली 60% कम हो जाएगी। मगर इसका इम्प्लीमेंट करवाने के लिए क्या करना है? जब अगर प्राधिकरण करना ही नहीं चाहता, आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? सर, मोटिवेट करने के लिए कुछ स्टेप्स हमने इस पर रखे हैं, जो हम इस कार्यक्रम के हिस्से हैं, और वो हम कंटिन्यू उसको लाते जाएंगे, उन बिंदुओं को जो हम साथियों से अपेक्षा भी करते हैं, और उनको साथ साथ समझाने की भी कोशिश करेंगे। यही आज के कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है और कारण भी है। साहब, सर अगर अधिकारी नहीं कर पा रहे तो हमारे पास धारा 27 का डंडा है, तो उसका प्रयोग क्यों नहीं हो रहा? 27 की बात तो करते हैं हम लोग, सब थ्योरेटिकल बात करते हैं। सर थ्योरेटिकल बस वही है कि जब फील्ड पे उतरना हो तो आपको थ्योरी मालूम होनी चाहिए, और जब फील्ड उतरना है, फील्ड में उतर के जब काम करेंगे तो प्रैक्टिकल आपके पास अनुभव खुद आ जाते हैं, और आप अपने साथियों से और भी अनुभव ले लेके काम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो सर, जैसा कि हम लोग इसमें यह चाहेंगे, जैसा हम लोगों ने इस पर अध्ययन किया या जैसा हमने काम करके अनुभव मिला है, हमें सबसे पहले हर लोक प्राधिकरण के लोक मुखिया, जो भी उस प्राधिकरण को हेड कर रहा है, लीड कर रहा है, मुझे इसमें 27 का डंडा कहा है? नहीं सर, 27 के डंडे को मैं नहीं मानता, क्योंकि 27 एक अलग विषय है। हाँ। ये समुचित सरकार 27 में को क्या है? 27 में रूल्स मेकिंग पावर है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। वो एडवोकेट आलोक जी का अपना एक प्रीव्यू था, उसमें मैं नहीं कमेंट करूंगा। सर आपको गाड़ी दे दी गई चलाने के लिए, आपको ट्रैफिक रूल्स अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी मर्जी से चलाओगे। अगर रूल्स है तो आपको पता है दिस व्हीकल आई हैव टू राइड, if I will ride beyond this, what the punishment I will get? अरे भैया आलोक जी, रूल्स तो 27 में बनाने की पावर्स है हर विभाग के। आपने गाड़ी की बात कही है, क्या रूल्स वहां नहीं बने हुए हैं? आपको सेक्शन 4 को अगर कंप्लायंस कराना है, नहीं आप क्या करोगे? आरटीओ बिना टेस्ट के तो लाइसेंस दे रहा है। रूल्स है वहां, उनका अनुपालन नहीं हो रहा। कितने लोग हैं जो अपनी फर्स्ट अपील, सेकंड अपील में अपने अपील के आधार में इस चीज को लिखते हैं। हम हर अपील में लिखते हैं कि विभाग द्वारा 4 का पालन नहीं किया गया। कितने लोग हैं जो इसको अपील का आधार बनाते हैं? क्यों नहीं बनाते हो? अपने अपील का आधार बनाइए, चाहे वो फर्स्ट अपील हो चाहे सेकंड अपील भी बनाता है, शिकायत का भी आधार बनाता है, लेकिन हमको भी कुछ और भी काम इस पर जोड़ के करने की जरूरत है। आज मीटिंग यह इसी के लिए है, और यदि किसी साथी के पास अपने कोई विचार हैं या कोई पॉइंट्स हैं जिस पर इसकी पालना कराने पर वो समझ सकते हैं कि वो उपयोगी हो सकता है, तो उससे भी जानना चाहेंगे।
जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले हमें इस बात को तय करना अति आवश्यक है कि हर प्राधिकरण के जो मुखिया है, जो लीड करने वाले हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, हमें उनको पत्राचार करना होगा कि वो धारा 4 पर स्वप्रकटीकरण करें। उसके लिए उन्होंने क्या तैयारियां की हैं। जिस तरीके से शिवानंद जी जिला कार्यालय हो, अन्य कार्यालय हो, वहां पर निरीक्षण करके इस चीजों की मांग कर रहे हैं, हमें भी उसके लिए आगे आना पड़ेगा। हमें ये इन बातों के रिकॉर्ड्स निकालने पड़ेंगे कि उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कब कब और क्या क्या काम किया है, उन्होंने किस तरीके के दिशा निर्देश निकाले हैं अपने रिकॉर्ड्स को रखने के लिए, उनके पास जो कंप्यूटराइज व्यवस्था है या इलेक्ट्रॉनिक की फैसिलिटीज अवेलेबल है उसके लिए उन्होंने क्या क्या व्यवस्थाएं कर रखी है या उनके पास क्या क्या उपलब्धता है। क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर हम ये सारी जानकारियां वेबसाइट्स पर चाह रहे हैं, कंप्यूटराइज तरीके से चाह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमें यह भी ध्यान देना होगा कि वो सारी व्यवस्थाएं उनके पास उपलब्ध हों, ताकि उनके पास यह कारण ना शेष रहे कि हमारे पास कमी है। बाकी वो जिंदगी भर बोलते रहेंगे कि हमारे पास आदमी की कमी है, संसाधनों की कमी है, काम का अतिरिक्त बोझ है, इसमें ये तकलीफ है। ये व्यवस्था एक सरकारी सिस्टम में बना हुआ है भ्रष्टाचार को बढ़ाए रखने के लिए। तो अगर कोई साथी इस पर अपना और भी कोई विचार रखना चाहता है तो उनका स्वागत है। अगर उनके पास यह विकल्प मौजूद हो कि हम किस तरीके से 41B को प्रेजेंट कर पाए या उसको प्राधिकरणों को मजबूर कर सके कि वो उसको लागू करें। देखिए, उसके लिए तो सबसे पहले आप अपना एक RTI 41B पे ही डालें, जो उसके 17 पॉइंट्स हैं। सीधा एक लाइन की RTI है कि अधिनियम के 41B के अनुपालन के लिए रोमन 1 to रोमन 17 क्या क्या कार्यवाही की गई है और कौन कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, कृपया सूचित करें। उसी से आपको बहुत सी चीजें पता चल जाएंगी। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट की वेबसाइट देखें, 41B का 1 तो तब भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत, मगर 2 अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य, यही नहीं मिलेंगे। जब आपको यह पता चल जाएगा कि उनके कर्तव्य क्या है और शक्तियां क्या हैं, तो बहुत सी चीजें तो आपको अपने आप ही पता चल जाएंगी कि किसने क्या करा है, फाइल नोटिंग कैसे हुई है, क्या हुआ, कहां कहां गई है। एक एक पॉइंट्स को 17 को, इसीलिए इसमें 17 पॉइंट्स अलग अलग विशेष रूप से दिए गए हैं कि इनका अनुपालन हो 120 दिन में। अब 120 दिन यह है क्या 15 साल हो रहे हैं? इसी में पूछे 15 साल में क्या करा गया है, किन किन का अनुपालन हुआ है। पहले जिन जिन विषयों का जिन जिन संगठन में अनुपालन हुआ है उसकी लिस्ट बना लीजिए। फिर उनका दोबारा है कि इन सब पॉइंट्स का अनुपालन के लिए क्या प्रयत्न हो रहे हैं। 120 दिन में आपसे करने की अपेक्षा की गई थी, इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कब तक होगा। सर, आपको बेहद जानकर ये आश्चर्य होगा कि आप सेकंड फर्स्ट के लिए भी आप बोल रहे हैं कि फर्स्ट कहीं हद तक लागू लोगों को जानकारी होगी, और बड़े आश्चर्य के साथ मुझे बोलना पड़ता है कि कई ऐसे हेल्थ डिपार्टमेंट तक के मैं विभागों में जाता हूं, जब मैं RTI वहां लगाता हूं, मैं उनसे पूछता हूं कि आपका संगठन बना किस लिए है, उसका काम क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, तो उन्हें यही नहीं मालूम और उनको यही लिखकर देने में उनके पसीने छूट जाते हैं। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं जी, क्या आप RTI 41 पे ही लगाइए। हम लोग इधर उधर की लगाते हैं, इन पे लगाइए कि क्या हुआ है, बताएं वो। बिल्कुल सर। और सर, अगर हम इन्हीं 17 बिंदुओं पर अलग अलग बिंदुवार हम आवेदन करना चालू कर दें इन विभागों से, तो वाकई ये विभाग मजबूर भी हो जाएगा और उसको समझ में भी आ जाएगा कि RTI कितनी मजबूत बनी है। सर जी, सर राज्य सूचना आयोग, इतना बड़ा राज्य सूचना आयोग किस लिए नियुक्त बनाया गया है? ये क्या करेगा अगर सब हम सब RTI
कार्यकर्ता ही या इस्तेमाल करता ही करेंगे। राज्य आयोग या केंद्रीय आयोग क्या करेगा? इनकी मेरे क्या ख्याल से भूमिकाएं हैं? वो मध्य तेल प्रदेश बेचेगा आयोग जी, तेल सर बेचेगा। सर आपको पता है आयोग किस तरह से कार्य कर रहा है? क्यों आप उनसे अपेक्षाएं करते हैं वो कुछ करेंगे? आपके उत्तर प्रदेश में नए सूचना आयुक्त आए हैं, मुख्य सूचना आयुक्त आए हैं, क्या कर रहे हैं? इन लोगों को बातें करना के अलावा कुछ नहीं आता है, और किस तरह से इनका अपॉइंटमेंट होता है सबको जग जाहिर है। सर एक्चुअली होता क्या है कि जिसको दर्द है, जिसको समस्या है, वही आरटीआई आवेदन करता है। और जिसको अब आयोगों को तो अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छे पदों से आते हैं, तो उनको दिक्कत क्या है? उन्हीं को तो दिक्कत होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, दिक्कत होगी, तो वो क्यों कहेंगे? जो सबसे पहले तो उन्हीं की चीज खुलेगी कि उनका अपॉइंटमेंट कैसे हुआ। सर बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आयोग क्या करेगा? तेल बेचेगा। इसमें जिस आदमी को दर्द है गरीब तबके को दर्द है। अब ज्यादातर आरटीआई यूज होती हैं चाहे अपने राशन कार्ड के लिए, ज्यादातर आरटीआई इन्हीं पर होती हैं। और ये जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, इस पर निगेटिविटी लाना है। अगर हम आयोग की चर्चा करें किसी इसमें तो क्रूसेडरों को लड़ना पड़ेगा, विसिल ब्लोअरों को लड़ना पड़ेगा, आरटीआई कार्यकर्ताओं को लड़ना पड़ेगा। हम सर आप लोगों की बात से सहमत है, प्रोग्राम पे काम होना चाहिए। धन्यवाद। यह बात निश्चित है कि अगर हम सभी साथी मिलकर सर्वप्रथम इन आयोग से जो इनके कार्यालय हैं, जिनको ये उच्च कार्यालय मानते हैं, वहीं से ही हम 41B के बिंदुवार जानकारी मांगने लगे, हम उसके लिए आवेदन करने लगे, तो निश्चित तौर पर हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ पर कमी है और हमें क्या करना है, और इस पर हमें सभी साथियों को मिलकर काम करने की जरूरत है। देवेंद्र जी निवेदन करूंगा। महेंद्र गुप्ता जी सर, ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने 41B के लिए आवेदन किए हैं उच्च कार्यालयों में? जैसे मैंने तो मंत्रालय तक को किए हुए हैं। मध्य प्रदेश के लगभग 80% विभागों में ये आवेदन लगाया हुआ है मैंने, पर कहीं से भी हमारे बहुत से साथी इस पर काम किए हुए हैं। मैंने खुद जो है हमारे यहाँ 49 सेक्रेटरिएट है, 49 के 49 सेक्रेटरिएट में इस पर आवेदन लगाया हुआ है और उनके जवाब मेरे पास हैं। और अब मेरे को इसके बाद ये समझ में आया कि हमको अब उनसे ये नहीं पूछना है कि वो 41B की पालना किए हैं या उसकी जानकारी है वो दीजिए। अब हमको उनसे 41B के भी जो उपकर्णिकाएं हैं जी, जो सब क्लॉजेस हैं, उनकी पॉइंट वाइज जानकारियां उनसे मांगनी है। अब हमें उनसे आवेदन लगाकर पूछना है कि आपके संगठन को किस तरीके से बनाया गया, उसके काम क्या है, उसके कर्तव्य क्या हैं, जैसा कि 41B1 में मेंशन है, आप बताएं या उससे संबंधित हमें जानकारी उपलब्ध कराएं। अब हमें एक एक बिंदुओं पर उनसे जानकारियों को मांगने की जरूरत है और उसी आधार पर हमको अपील करने की भी जरूरत है, क्योंकि जैसे ही हम सेक्शन 41B को पकड़ते हैं, अपील में प्रकरण जाएगा आपका, अपील में जाने से वो बोल देगा कि इसकी पालना की जा रही है, इसके पालना के लिए किसी को जिम्मेदार बना देगा। हेलो देवेंद्र जी, एक बात समझिए, फिर घूम फिर करके हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जिसको ये इनिशिएट लेना है, एक्शन लेना है, वो है राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग। ये प्रयास सबसे पहले वहीं से ही शुरू करना चाहिए। और जब तक केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग प्रॉपरली 17 पॉइंट का मैनुअल 41B में प्रॉपरली नहीं करते, हम अपेक्षा नहीं कर सकते वो कहीं और भी अनुपालित करा पाएंगे। सबसे पहले इन्हीं की आवश्यकता, चाहे आइदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो, वो चाहे कहीं पे भी हो, क्योंकि जब तक ये लोग नहीं आते उस प्रॉपर कंप्लायंस को करते हुए, कराएगा कौन? आप शिकायत करोगे, आप अपील करोगे, अल्टीमेट फिर वहीं का वहीं पहुंच जाएगा। नहीं सर, बंधुवर, इसमें आलोक जी का ये सुझाव अच्छा है कि हम 41B के क्रियान्वयन के लिए क्यों ना आयोग से ही शुरुआत करें कि उन्होंने इसके लिए क्या करा है। बिल्कुल सही कहा है आलोक का, बिल्कुल सही सुझाव है उनका। सबसे पहले तो हम लोग अपने आयोग में ही लगाएं कि इसके अनुपालन के लिए इन्होंने क्या कर दिया है, बताएं हमें।
और यह आवेदन इस सभी बात पे साथियों को लगाना भी चाहिए। देवेंद्र जी, इस बात पे बिल्कुल सही बात है। नीरज जी ने और आपके दूसरे जो भी साथी हैं, आलोक जी, आप सब सही पॉइंट उठा रहे हैं। देखिए, नीरज जी ने कहा कि हम आयोग से ही पूछें कि उन्होंने इसकी पालना के लिए क्या किया है। अब इसमें देखिए 19 की जो धारा 19(8) ए की जो सेक्शन 6 है, ये स्पष्ट रूप से कहती है कि धारा 4 की उपधारा 1 के खंड ख यानी कोई 41B के अनुसरण से अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना, मतलब ये इनकी पावर के अंतर्गत आता है। तो मतलब आयोग ये वार्षिक रिपोर्ट इन सभी विभागों से मांगेगा कि आपने 41B के अनुसरण के लिए आपने क्या-क्या प्रयास किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें आयोग की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। अब आप लोग कंटिन्यू करें। शिवानंद जी, आपको सबको पता है आयोग ही अपनी वार्षिक रिपोर्ट नहीं बना रहा है। जब वो ही अपनी नहीं बना रहा है जी सर, जी सर, तो वो विभागों से क्या बनाएगा। तो इसलिए मुझे आलोक का ये सुझाव बहुत अच्छा लगा कि क्यों ना हम इसकी शुरुआत आयोग से ही करें और एक जना नहीं करें, विभिन्न लोग एक आरटीआई कॉमन बना ली जाए, सब में ग्रुप करें, अपने अपने स्टेट्स में वो भेज दी जाए और 10, 20, 50 करे जाएगी कि भाई आपने 41B के अनुपालन में कृत कार्रवाई से अवगत कराएं। और वो लोग भी, मैं समझता हूँ आलोक बहुत पॉपुलर है लखनऊ में, आयोग भी जाते रहते हैं, वकील भी है, जुझारू भी है, यंग भी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश का जिम्मा आलोक जी को दे दिया जाए कि वो इसके अनुपालन के लिए आयोग पे बनाएं और लोगों से लगवाएं आरटीआई। बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार है। और मैं तो इसमें कहूंगा कि आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए जितने साथी हैं वह ये तय कर लें कि उन्हें इस सप्ताह में सभी को संगठित तौर पर आयोग को यह पत्र भेजना ही चाहिए कि उन्होंने 41B के लिए क्या काम किया है। इस बात को उसमें समझ सके हम उनसे, और वो खुद इस बात पर अपने खुद विभाग का, आयोग का डिस्क्लोजर करें जानकारी। इस पर हमें काम करने की मैं बहुत बार जरूरत बार है। कहता हूँ, जब इस तरह से मास आरटीआई लगानी है, एक सेट फॉर्मेट बना दीजिए, एप्लीकेशन कोई भी बना दे और ग्रुप में भेज दीजिए कि कृपया अपने अपने राज्य में ये लगाएं, या अन्य राज्यों में भी सूचना आयोग पर चाहते हैं ये लगाएं। एक कॉमन हो, हर 10 तरह की 10 भाषा में मत करिए। अंदर चला जाएगा सभी साथी जो अपने मोबाइल्स को सब अनम्यूट रखें, म्यूट रख करें, जो अकारण बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, जिन्हें वो प्लीज अपने उसको बैकग्राउंड में आवाज आ रही है म्यूट करें। अपना नया पंखा। नितिन कुशवाहा जी, आप अपने मोबाइल को म्यूट करें। सर, आपको क्या लगता है नीरज जी या अन्य साथियों को क्या लगता है, ये प्राधिकरण जो है आखिर इन्हें दुविधा कहाँ पर आ रही है? कुछ प्राधिकरण में कई अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं जो काम करने के इच्छुक रहते हैं, उन्हें दिक्कत कहाँ पे आ रही है? लगाएंगे भी। इसमें देवेंद्र जी मैं बोलना चाहूंगा, वो सर मानेगा। देवेंद्र जी, इसमें दिक्कत सिर्फ इतनी आ रही है कि अब तक हम लोग 15 सालों में ये ना डिफाइन कर पाए कि सूचना क्या है, क्या 8 और 8 से 11 में कवर्ड है, क्या नहीं कवर्ड है, ये सारी चीजें हैं। आज लोग प्राधिकारी के पास भी एक समस्या है कि वो कल को किस सूचना को सेक्शन 8 to 11 में कवर करे और किस सूचना को वो सेक्शन 544 के तहत सेक्शन 2 में उसको सूचना मानते हुए प्रोवाइड करे। अभी सर पीछे से किसी की प्राधिकारी किसी को की आवाज आ रही है सर। फंडामेंटली क्लियर नहीं है, इस बात का फंडामेंटल ही क्लियर नहीं है कि देवेंद्र सर, ये आवाज बहुत आ रही है, इसको थोड़ा ये रोका जाए।
देखिए, प्रयागराज से अशोक कैसवाल जी भी चैट में उन्होंने भेजा है कि आलोक जी और देवेंद्र जी एक कॉमन पत्र बनाकर ग्रुप में शेयर कर दें तो सब लोग लगा देंगे। बिल्कुल। तो आज बिल्कुल, ये हम डिसाइड इसके करिए, ये कॉमन पत्र देवेंद्र अग्रवाल जी और आलोक जी बनाकर दोनों एक दूसरे से डिस्कस करके कब तक सब मेंबर्स को भेज रहे हैं। खाली मीटिंग करने से काम नहीं होगा, यहाँ बातें बनाने से काम नहीं होगा। बोलिए देवेंद्र जी, आलोक जी बोलिए। सर, उत्तर प्रदेश में 17 पॉइंट मैनुअल पे काफी कार्य पहले किया जा चुका है, प्रारूप बना हुआ है। प्रारूप आपको संभवतः कल इस ग्रुप में होगा। ठीक है, किया जा चुका है, वो सब है। हमें तो ये रिटन चाहिए, जानकारी चाहिए कि क्या क्या करा गया है, आ जाए सबके पास। सर, आप क्या आरटीआई लगानी है आलोक जी? कल सेक्शन 6 का आवेदन ग्रुप में होगा और 5 को, जैसा कि मैंने कहा, 5 मार्च को मैं मुख्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश से लखनऊ में जो भी आए हैं उनसे मुलाकात का मैंने टाइम लिया हुआ है। ऐसा है, केवल ये जानने के लिए कि वो आ करके आगे क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले जावेद उस्मानी जी थे, उनको भी एक प्रपोजल मैंने दिया था कि आप आयोग को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि आयोग में चल क्या रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में उर्वशी जी ने एक मुख्य सूचना आयुक्त के ज्वाइन करते ही दे चुकी है एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रत्यावेदन। यहाँ बात है सेक्शन 4 की आरटीआई क्या लगानी है। कम टू द पॉइंट, क्या लगनी है वो ग्रुप में सेक्शन 4 की आरटीआई बनाकर भेज दीजिए। सर, वही मैं कह रहा हूँ, 17 पॉइंट मैनुअल्स को इंफॉर्मेशन कमीशन लखनऊ उत्तर प्रदेश ने कैसे अनुपालित किया है, ये सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन आपको कल मिल जाएगा। बस सीधी बात करिए कि कल मिल जाएगा ग्रुप में। पूरा बना के टाइप करा हुआ वर्ड फॉर्मेट में भेज दीजिए, लोग अपने अपना डाउनलोड कर ले, अपना नाम पता लिख के लगा दें। जी सर, सभी लोग जो भी इच्छुक है लगा सकते हैं। हाँ। महेंद्र जी, आप सहमत हैं इस बात से? जी सर, मैंने तो लगा चुका हूँ, मेरे साथ बहस भी हो चुकी है। मिश्रा जी कहाँ है? ब्राह्मण समाज की मीटिंग तो खत्म हो गई होगी। अगर महेंद्र जी लगा चुके हैं तो क्यों हमें थोड़ा सा मतलब फिर से परेशान करेंगे? वही आवेदन हमें दे, वही आवेदन डाल दीजिए। मुझे लगता है मिश्रा जी ने बेहतर ही बनाया पता नहीं महेंद्र जी ने क्या लगाया है। आप विद्वान वकील हैं, आपको अच्छी जानकारी है। हाँ सर, लॉ पॉइंट्स बिल्कुल सही बात है। महेंद्र जी वकील नहीं है, महेंद्र जी वकील नहीं है। चलिए, आप महेंद्र जी, आप आलोक जी की जी व्हाट्सएप पे अपनी एप्लीकेशन की कॉपी भेज दीजिए और आलोक जी की करेक्ट करके और देवेंद्र जी मिलकर बना के देंगे। जी सर। और अगर ये कल नहीं हुआ, मैं इस मीटिंग में नहीं आऊंगा। और हम लोग यहाँ बात बकवास करते हैं। अगर आज शाम को ही हो जाएगा, फिर अगर आप ऐसी टर्म्स कंडीशन देंगे कि हमारी नौकरी चली जाएगी तो हम आज शाम को ही डाल देंगे। आलोक जी, आपका नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं नंबर सेव कर लेता हूँ, मेरे पास नंबर नहीं है। यहाँ भैया हम लोग जो है अपना समय देते हैं, सब कुछ देते हैं, और समय देने के बाद भी बेकार की इधर उधर की कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करिए। हम 10 लोगों में डिस्कस कर रहे हैं, 20 लोगों में कर रहे हैं, क्या क्या हो जाएगा? लेट अस मूव। अगर हमें कुछ करना है, जमीनी हकीकत पे आना है। निश्चित तौर पे हम सभी नीरज जी की बात पर बिल्कुल सहमत हैं और आवेदन जो है हम यथाशीघ्र उसको ग्रुप में आज ही डाल देंगे।
क्योंकि इस पर ऑलरेडी हमने आवेदन किया हुआ है और हमारे पास ये तैयार है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इन आवेदनों पर सरकार के तरफ से किस तरीके की रवैये में जवाब मिले हैं ये भी अब हमारे पास है। मैंने जो 49 सेक्रेटरिएट में अलग अलग जगह ये आवेदन लगाया था, मेरे पास 49 सेक्रेटरिएट में जो 40 सेक्रेटरिएट ने जवाब दिए हैं उनका विश्लेषण करते हुए हम उस चीज को सुधार करते हुए आवेदन को उपलब्ध करा देंगे। जब तक अन्य साथी जो हैं जैसे कि एडवोकेट आलोक जी, महेंद्र जी, उन्होंने जो भी प्रारूप तैयार किया हुआ है या प्रारूप तैयार कर रहे हैं वो मुझे साझा कर दे। मैं उन्हें अन्य विभागों से मिली जानकारियों के अनुसार उसमें जो सुधार की आवश्यकता होगी उस पर करते हुए हम मिलकर उस आवेदन को बेहतर से बेहतर बनाकर लगाने की पूरी कोशिश करेंगे और आज इस चीज को बनाने का पूरा प्रयास भी करेंगे। और आलोक जी का नंबर आपको मिल गया है? उन्होंने चैट बॉक्स में आलोक ने करा है, महेंद्र जी आपको नंबर मिल गया है? देख रहा हूँ सर। मैं सभी साथियों को अगर प्रकटीकरण पर मिली हुई जानकारी को अगर वो देखना चाहेंगे तो मैं वो भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से उन लोगों ने जवाब दिए हैं। आप लोग अगर स्क्रीन शेयर में बराबर दिख रहा हो। भैया इसमें दिख नहीं रहा है। श्री देवेंद्र अग्रवाल सर स्क्रीन नहीं, जूम करके ये इतना पढ़ने में सारा समय जानकारी नहीं, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को इसका एक छोटा छोटा सा बता देता हूँ। सामान्य प्रशासन विभाग जो कि छत्तीसगढ़ में सूचना प्रकोष्ठ रखा हुआ है, जिसके पास पूरा अधिकार है, वो इस पर नियम 27(1) पर नियम भी बनाता रहा है। उसने खुद अपने विभागों में नहीं किया है। उसने क्या लिखा है कि धारा 4 की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ अद्यतन हेतु अन्य नस्ती सामान्य प्रशासन के समस्त कक्षों में जानकारी प्राप्त की जा रही है। मतलब वह अभी जब यह आवेदन लगाया गया तब वो जानकारी उसको तैयार करने के लिए काम कर रहा था। बेहद दुर्भाग्य की बात है कि सूचना प्रकोष्ठ चला रहा है और कृपया सभी साथी अनम्यूट रहे, म्यूट करें। गृह मंत्रालय सामान्य प्रशासन विभाग, देवेंद्र जी आप अनम्यूट कर लें। ओके, मैं म्यूट हो गया था। ओके, आप लोगों ने अगर सुना हो कि सामान्य प्रशासन विभाग के तरफ से वो जानकारी अद्यतन कर रहे हैं। गृह मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन में अपडेशन की कार्यवाही चल रही है। ईमेल के माध्यम से अवगत कराया जाएगा का जवाब मिला मुझे। अवर सचिव स्टैंडर्ड के अधिकारी ये जवाब दे रहे हैं। जो वित्त विभाग है छत्तीसगढ़ शासन, उन्होंने बोला कि 8 पृष्ठों में जानकारी, और 8 पृष्ठों में जब जानकारी 16 रुपए देकर ली गई तो उस पर जानकारी सिर्फ पीआई और अपीलेंट ऑफिसर की जो नियुक्ति हुई है उनके नाम की जानकारी है। उसमें भी उनके दूरभाष नंबर वगैरह नहीं थे। इसी तरीके से धार्मिक न्याय विभाग वेबसाइट में कार्यवाही की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलन में है। तैयार होते ही अपलोड किया जाएगा। यह है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग। राजस्व विभाग जो सभी जिलों के जिलाधिकारियों का मुखिया है विभाग। यह इसका जवाब और आपको जानकर हंसी आएगी। राजस्व विभाग ने क्या जवाब दिया? राजस्व विभाग ये कह रहा है कि ये जानकर खोजकर सृजित करके प्रश्नों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं है। उनके पास ये जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनका कहना है कि ये खोजकर बनाकर नहीं दी जा सकती। बहुत हंसी आती है ये जानकर कि जब राजस्व विभाग में
अवर सचिव लेवल के अधिकारी इस तरीके की जवाब देते हैं तो परिवहन विभाग वेबसाइट पर उपलब्ध है, वेबसाइट पर सिर्फ सूचना अधिकारी का नाम उपलब्ध है और बाकी जानकारियां कुछ भी नहीं है ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट के साइट पर। यह है। उसके बाद वन विभाग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास सचिवालय में पता ही नहीं है कि धारा 4 होता क्या है और उनके पास वो जानकारियां होनी चाहिए। उन्होंने 6-3 पर अंतरित कर दिया अपने कार्यालय वन संरक्षण विभाग को, जो डायरेक्टरेट लेवल के विभाग होते हैं, और उनके विभाग ने भी उस पर डिम्ड पीआईओ बनाकर उसको भी फॉरवर्ड कर दिया। उन्होंने भी खुद जानकारी नहीं दे पाए। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छत्तीसगढ़, उन्होंने 4 से 5 वेबसाइट को दी। 1-2 साइट्स पर ये जानकारियां मिल रही हैं, लेकिन आधी अधूरी, सिर्फ और सिर्फ संरचना और कुछ विशेष 1-2 जानकारियों के अलावा कुछ भी इन्होंने नहीं डाला हुआ है अपने वेबसाइट्स पर। लेकिन शुक्र है वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को मैं फिर भी धन्यवाद कहूंगा कि कम से कम उन्होंने कुछ कोशिश की थी। ऊर्जा विभाग, इन्होंने भी वेबसाइट का एड्रेस दिया, उस पर संचालित है, वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है। ऐसा ही लगभग सभी विभागों में यही स्थिति है, चाहे मैं कृषि विभाग में लगाए हैं, हमने श्रम विभाग में लगाया, नगरीय प्रशासन विभाग, उसने भी अपने संचालनालय में अंतरित कर दिया। सचिवालय को मालूम ही नहीं है कि वो जानकारी उनके द्वारा भी की जानी है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी 10 रुपए की रसीद के साथ हस्तांतरित कर दिया 6-3 में अपने संचालनालय में। विधि एवं विधायी विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग होता है, विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, इन्होंने अपने वेबसाइट का एड्रेस दिया है, लेकिन इनके वेबसाइट पर कोई जानकारी नहीं है। इसको बोलते हैं कानून का दुरुपयोग। ये कानून जानने वाले वेबसाइट का एड्रेस तो दे रहे हैं, लेकिन वेबसाइट्स पर उन्होंने कोई आरटीआई से जो स्वप्रकटीकरण नहीं किया है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग, योजना आर्थिक संख्यांकी विभाग, उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि धारा 4 होता क्या है। जानकारी जो चाही गई है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। कृपया स्पष्ट आवेदन प्रस्तुत करें। ऐसे भी जवाब मिलेंगे हमारे साथियों को। इन्होंने भी संचालनालय अंतरित कर दिया। समाज कल्याण विभाग, इन्होंने अंतरण कर दिया। नागरिक आपूर्ति विभाग, जानकारी के नाम से सिर्फ सूचना अधिकारी का विवरण है। जल संसाधन, इसी तरीके से हमने सभी विभागों को, जो आप 39 पेजेस देख रहे हैं, ये सब हमने विभागों में लगाए थे और ये इनकी स्थिति है। अब इसके बाद जो हमें समझ में आ रही है जो बातें, मेरे ख्याल से सभी साथियों ने देखा और काफी आश्चर्य हुआ होगा उन्हें कि सचिवालय स्तर में भी यह स्थितियां हैं। तो हम बाकी अन्य छोटे विभाग है, छोटे कार्यालय जहां पर संसाधनों की कमी बनी ही रहती है, वहां पर हम क्या आशाएं रखेंगे। तो डॉक्टर साहब, नीरज जी, आप हमें मार्गदर्शन करें कि हमें अपने आवेदन। देवेंद्र जी, आपके द्वारा इन जिन बिंदुओं पे जितनी सूचनाएं एकत्रित या मांगी गई थी, कुल मिलाकर के यही हल निकला कि जब तक क्या देना है, राज्य सूचना आयोग पहले ये निर्धारित करे कि 17 पॉइंट मैनुअल क्या है, ये अपने इम्प्लीमेंट प्रॉपर करे, फिर अपने अधीनस्थ जितने भी प्राधिकारी हैं, तो उन प्राधिकारियों को जितने भी कार्यालय हैं वहां पर ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसीलिए राज्य आयोग बने हैं या केंद्रीय आयोग का जो गठन किया गया था, यही सोच के किया गया है कि हम अपने यहाँ करेंगे। पहले तो आपके 38 आवेदनों में यही नहीं डिफाइन कर पाए लोग कि चाहिए क्या है, कि 17 पॉइंट मैनुअल का जो मीन है वो मतलब क्या है। और जब तक राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग उदाहरण नहीं प्रस्तुत करते, तब तक बाकी प्राधिकारियों के लिए थोड़ा सा ये संभव नहीं होगा।
तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं है, हमारे यहाँ जितने राज्य हैं उतने ही राज्य आयोग है प्लस एक केंद्रीय आयोग, इतना ही है। जब ये मजबूत हो जाएंगे, ये डिफाइन कर देंगे कि 4(1)B में क्या कंप्लायंस होना है, तो बाकी पब्लिक अथॉरिटीज के ऊपर प्रेशर होगा कि हमें इस रूप में करना है। लेकिन अभी तो अलग अलग आयोगों की स्थिति किसी से भी नहीं छिपी है कि उन्होंने 4(1)B को कितना कंप्लाइंट खुद अपने यहाँ किया है। निष्कर्ष इस पर काम करने का जो मेरा अनुभव था, एक तो सभी साथियों को इस पर संगठित तौर पर आवेदन करना ही चाहिए, सभी विभागों में भी करना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपका सुझाव था कि सबसे पहले हमें आयोग में करना चाहिए, जिसमें लगभग सभी साथी सहमत हैं और यह एक अच्छा विचार भी है। तो सभी साथियों से ऐसा मेरा निवेदन होगा कि जैसे आज शाम तक या कल सुबह तक इसका फॉर्मेट बनाकर हम आप लोगों को दे देंगे। उस फॉर्मेट को आप अपने नाम प्रिंट निकाल के अपना नाम पता लिखकर और जिस विभाग में जिन कार्यालयों में कर रहे हैं वहां पर यथाशीघ्र वहां पर उसको प्रस्तुत करें, उस आवेदन को। विशेषकर आयोग में, अपने आयोगों में तो विशेषकर करें, ताकि ये एक संगठित प्रयास के रूप में सामने आए। सिर्फ आयोग हो, सिर्फ आयोग। अभी हमारा फोकस सिर्फ आयोग की मात्रा में रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। पहले आयोग हमें ये दिखा तो दे कि 17 पॉइंट का जो मैनुअल तैयार होना है वो बेसिकली हमारी डिजायर्ड एज पर एक्ट है कि नहीं है। मैं सहमत हूँ आलोक से। ठीक बात है। बिल्कुल आयोग पे ही हम लोग केंद्रित करें पहले। एक्चुअली केंद्रीय और मैं राज्य आयोग के आयोग दोनों में कि केवल सचिवालय स्तर के लिए भी ऐसा निवेदन करूंगा। इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि आयोग जिस तरीके से उसको जिस फॉर्मेट में चाह रहा है वो बिल्कुल सही बात रखी एडवोकेट आलोक जी ने, कि वो हम वहां पर उस फॉर्मेट को वहां पर भी सुधार लें। और हमें यह भी देखने की जरूरत है कि किस तरीके के हथकंडे ये अधिकारी अपनाएंगे जिस पर उन्हें जवाब नहीं देना है या उस पर काम नहीं करना है। इनको भी बाध्य करने के लिए ये आवेदन हमको साथ में अगर हम लगाने में सक्षम है, पैरेलली प्रिंट ही तो निकालना है, एड्रेस में नाम ही तो डालना है। अगर कर सकें तो इस पर प्रयास साथ साथ शुरू कर दें, इंतजार ना करें, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है। 15 सालों में इसका रिजल्ट नहीं आया है और हम इसके लिए एक एक करके एक एक स्टेप अब आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं रहे हैं। तो अगर हम संभव है हमारे लिए इस पर काम करना, तो हम जितने अधिक से अधिक प्राधिकरणों को इस पर काम करने के लिए विवश कर सकते हैं करें। शिवानंद द्विवेदी जी के भी अगर कुछ संगठित होकर साथी 4-5 साथी एक साथ मिलकर अगर कार्यालयों का निरीक्षण भी करना चाहें तो 2J1 और सेक्शन जैसे 4(4) में मेंशन है कि हम इंस्पेक्शन ऑफ ऑफिसेस कर सकते हैं। पर्टिकुलर जो इस पर विभाग में जो व्यवस्था होनी चाहिए, मैं एक बार पढ़ देता हूं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस मेकिंग नोट communicated the information to the public through notice board, newspaper, public announcement, media broadcast, the internet or any other means, including the inspection of offices of any public authority. तो इस तरीके के विकल्प अपना सकते हैं। इस पर निश्चित तौर पर दबाव बनता है प्राधिकरण और प्राधिकारी के ऊपर, तो थोड़ा सा हमें इस पर संगठित तौर पर काम करना पड़ेगा। हमें यह अधिकार सूचना के अधिकार में ही मिला हुआ है, इस अधिनियम में मिला हुआ है और इसका उपयोग हमें करना चाहिए। हमें हर कार्यालयों में इस विषय पर निरीक्षण की मांग भी करनी चाहिए और संगठित तौर पे 4-5 साथियों को जाकर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की भी कोशिश करनी चाहिए। तो ये निश्चित तौर पर उन पर दबाव बनाएगा। इन बातों को मीडिया में ले जाने की भी अधिक से अधिक जरूरत है। हमें इनकी शिकायतें भी आगे करने की आवश्यक है। अगर ये सब चीजें हम साथ साथ करना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आवेदन को सुधारने के लिए आयोग में जाना यह एक अच्छा विकल्प है जिस पर हम जरूर काम करते हैं। देवेंद्र जी, आज तो आप पहचान में नहीं आ रहे हैं, एकदम नया रूप आपका दिख रहा है, दाढ़ी वाड़ी सब गायब है, आज हाँ पता चल रहा है कि हमारा एक उत्साही साथी है और मैं इसी उम्मीद करूंगा कि जो नया रूप में आज आप दिख रहे हैं, इसी नए रूप में अब आप ग्रुप का काम करें और आपको आज जो जिम्मेदारी दी गई है और आलोक जी को संयुक्त रूप से करके नई लगन के साथ, नए रूप के साथ
अपना जैसा चेहरा बना रखा है फिर से जुटे। जी सर। ठीक है देवेंद्र जी, बहुत अच्छा आपका प्रयास रहा सेक्शन 4 के बारे में जो आपने जानकारी छत्तीसगढ़ से जुटाई है। हमें लगता है कि बहुत ही काबिले तारीफ है, लेकिन इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न विभाग कोई विशेष इसके परिपालन में कोई विशेष प्रयास नहीं किए हैं, और ये सब काफी एक तरह से सरप्राइजिंग भी है और साथ में इनकी क्रिया प्रणाली को भी एक तरह से दर्शाता है। तो जैसे कुछ लोगों ने कहा कि आयोग को ही इसमें एक तरह से वो किया जाए, घेरा जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। और 19(8)A की जो 6 सेक्शन है, वार्षिक एनुअल रिपोर्ट के बारे में भी आरटीआई लगा करके जानकारी निकाली जाए कि कितने विभागों का ये मंगवाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा यदि आरटीआई जाती है वहां पर आयोग में इस विषय में, तो हमारे ख्याल से उनके ऊपर दबाव आएगा और ये प्रयास किया जाए। और चूंकि आयोग का जब डंडा पड़ेगा और आयोग स्वयं ही चूंकि वार्षिक इनकी रिपोर्ट नहीं मंगवाता, एनुअल रिपोर्ट नहीं मंगवाता, तो जब आयोग के ऊपर दबाव पड़ेगा तो आयोग ही इन विभागों को लिखेगा वार्षिक रिपोर्ट के लिए, तब ज्यादा प्रेशराइज होंगे और तब ये सारे विभाग ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे, जैसा कि रीवा के परिप्रेक्ष्य में आपने लेकिन देखा। एक इसमें एक छोटा सा मेरा बस एक मन में भ्रम है, जिस तरीके से जब तक हम बातें न्यायालय में जाकर दूसरे विभागों के लिए हम शिकायत करते हैं तो न्यायालय उस पर एक अच्छा निर्णय दे देता है, लेकिन जब वही बात हम न्यायालय के लिए करते हैं तो न्यायालय ऐसे फैसले ले आता है कि हमारे विरुद्ध एक माइलस्टोन बन जाते हैं, प्राधिकरणों के लिए बेहतर एक तरीके बन जाते हैं। वो वहां पर ऐसी बातें रख देता है, संसाधनों की कमी, आदमी की कमी, मैन पावर की कमी। आप जाएंगे आयोग में, मैं जब सीधा मुख्य सूचना आयुक्त से या सूचना आयुक्त से मिलता हूं और उन्हें बोलता हूं सर कि हम लोग इस पे क्यों काम नहीं कर रहे हैं, क्यों प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं, क्यों आगे बढ़ के कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो उनका एक ही जवाब रहता है, देवेंद्र हमारे पास सुविधाएं नहीं है, देख तो रहे हो आयोग यहाँ पे हमें बैठा दिया गया है, हमें कर्मचारी नहीं दिए गए हैं, अब हम थोड़ी इस उम्र में ये सब काम करेंगे। अब मुंह पे बस ये नहीं बोलते बनता है कि सर आपको ये काम अगर इस उम्र में लग रहा है कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप ना करें, इसमें तुरंत त्याग पत्र दे दें, बस इतना ही बोलना बच जाता है। तो मतलब नहीं, मौखिक तौर पे वो क्या कहते हैं, उनका कहना मौखिक तौर पे वो क्या कहते हैं वो कह सकते हैं। हमारे पास संसाधनों की कमी है, हमारे पास व्यवस्थाओं की कमी है, हर विभाग यही नहीं वो ठीक है। ये एक जो चीज है ना, अगर ये चीज को हम आयोग लेके जाएंगे ना तो आयोग उसमें ज्यादा ही सपोर्टिव हो सकता है प्राधिकरण के लिए। जनरली जिनको निर्णय देना है उनको थोड़ा सा फ्री हैंड रखना चाहिए। जब वो खुद अपने आप को फंसा हुआ देखते हैं या फंसा हुआ पाते हैं तो वो हमें भी उतनी मदद नहीं दिलाना चाहेंगे जो हम उनसे अपेक्षा रख के जाएंगे। देवेंद्र जी सही है, मगर इसके साथ साथ 16 हम लोग राज्य आयोग की, शिवानंद जी हम लोग राज्य आयोग की तो बात कर रहे हैं। हमारे एक साथी का सुझाव है अशोक जायसवाल का कि हम लोग केंद्रीय सूचना आयोग में भी सेक्शन 4 का आवेदन लगाएं। अच्छा सुझाव है, सब राज्यों से सब बिल्कुल सही है, वो लगा हाँ लगाना पड़ेगा। और 16(6) आपने कही कि संसाधन की कमी की बात करता आयोग को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आयोग यदि अपने आप को पंगु बना लेगा और ऐसी बात करेगा तो हमारे ख्याल से ये उचित नहीं रहेगा। 16(6) आप देखिए स्पष्ट तौर पे कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड द स्टेट चीफ कमिश्नर इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स with such officers and employees as may be necessary for efficient performance of their functions under this act, and the salaries and allowances payable to and the terms and conditions of the service of the officers and other employees appointed for the purpose of this act shall be such as may be prescribed। तो आप देख सकते हैं कि यदि महाराष्ट्र में एक सूचना आयोग के लिए 16-18 स्टाफ मौजूद हैं और वहाँ का सूचना आयुक्त ये लिखते हैं कि हमें स्टाफ की आवश्यकता है और वहाँ की गवर्नमेंट उनको 18 स्टाफ उपलब्ध करवाती है, तो एमपी और सीजी में भी या अन्य स्टेट में भी ये संभव है। तो इसका हवाला देकर के सबसे पहले तो हमें ये पूछना पड़ेगा, यदि वो कहते हैं कि हमारे पास संसाधन की कमी है, तो आपने संसाधन की कमी है तो क्या सरकार को आपने लिखा इस विषय में संसाधन की कमी है? नंबर 1 बात। दूसरी आपको पता होगा जो है दो सूचना आयुक्त जो हैं उनका समय काल पूरा होने के कारण वो हटे हैं और उन 2 सूचना आयुक्त की जगह नए 2 सूचना आयुक्त लाने के लिए पिछले साल से हमारे यहाँ प्रक्रिया चल रही है और आज तक वो सूचना आयुक्त ही अपॉइंट नहीं हो पाए हैं। सब राजनीति की भेंट चढ़ी हुई है और मेरे ख्याल से जो भी हमारे साथी हैं जो इस विषय पर काम कर रहे होंगे, जो आयोग जाते होंगे,
वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से आयोग में भी राजनीति कायम है, किस तरीके से राजनीति चल रही है। वहां पर जो सरकार के नुमाइंदे सेक्रेटरी बतौर आके बैठे हुए हैं, वो किस तरीके से एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं आयोग के अंदर, किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी से आए हुए सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त वहां पर व्यवस्थाएं बना रहे हैं, वो सभी साथियों को मालूम है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वो अपन अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आपको याद होगा, वही उसी में हम कंटिन्यू करना चाह रहे थे। हमारे एक मीटिंग में आप भी सम्मिलित थे, शैलेश गांधी सर और जो महाराष्ट्र वाले हमारे ग्रुप्स मेंबर हैं, उन्होंने एक बात सजेस्ट की थी बहुत अच्छी। उन्होंने एक लीगल नोटिस तैयार की थी और कहा था कि सभी जो सूचना आयोग हैं, चाहे वो राज्य या केंद्र का हो, उसके लिए लीगल नोटिस सर्व की जानी चाहिए। और लीगल नोटिस वाला जो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि हम इसको मूवमेंट का रूप नहीं दे पा रहे हैं। हमारे साथ उतने, जैसे वोट बैंक की पॉलिसी होती है और राजनेता जय बुलाने के लिए अपने पीछे हजारों लाखों की तादाद में खड़े कर लेते हैं, वो क्षमता तो भी नहीं आ पा रही है। आरटीआई एक्टिविस्ट इतने नहीं एकत्रित हो पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या तरीका है भाई? यदि कलम चला रहे हैं तो कलम से ही काम करिए। तो लीगल नोटिस वाला कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है कि इनको लीगल नोटिस सर्व की जाए। और ठीक है, सरकार आयोग बंद कर दे, सरकार सूचना कानून को खत्म कर दे, वो एक अलग बात है। लेकिन जब तक है तो उसको जवाब देना पड़ेगा। तो लीगल नोटिस एक बेहतर तरीका है। तो आप लीगल नोटिस सर्व करेंगे, कर्नाटका कोलकाता हाई कोर्ट का 45 डेज वाला सेकंड अपील वाला ये सब जब मामला आप वहां पे उठाएंगे, ज्यादा ज्यादा लीगल नोटिस जाएगी। यदि वो नहीं करते हैं तो ठीक है, आप कोर्ट में जाएंगे, दबाव बनेगा कहीं कोर्ट के माध्यम से, लीगल नोटिस के माध्यम से, सोसाइटी एक्टिविस्ट और ये सब माध्यम से उनके ऊपर प्रेशर बनता है। तो हमारे ख्याल से ये एक बेहतर तरीका हो सकता है। और हमें लग रहा है कि हम लोगों ने इस मामले में भी ज्यादा कुछ प्रगति नहीं की है 5-6 महीने में, पिछले जब से लीगल नोटिस का कॉन्सेप्ट आया है। क्या हम लोगों ने कुछ किया क्या इस विषय में? भी कितनी लीगल नोटिस सर्व हुई है एमपीसीजी में या दूसरे स्टेट्स में? हमारे लोग जुड़े हुए हैं यूपी में भी, तो क्या हम लोग ऐसा कुछ कर पाए हैं अभी तक? मेरी कई साथियों से बात हुई है इस विषय पर, शिवानंद जी। इस विषय पर बात आने का सिर्फ एक ही वो चल रहा है कि कुछ 1-2 अच्छे प्रभावी डिसीजन का इंतजार किया जा रहा है, जैसे कि गांधी जी ने लगाया हुआ है महाराष्ट्र में। कुछ लोग थोड़ा सा आवेदन, कुछ जगह की अपनी अपनी परिस्थिति और अपने अपने माहौल है, परेशानियां हैं, वो इस पर देख रहे हैं और निश्चित तौर पर भेजा जा सकता है। दूसरा एक कारण यह भी है कि हमें उसका अनुवाद कराना पड़ेगा, जो गांधी जी ने डाला हुआ है नोटिस। शायद हमारे कई साथी उसको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। मैं खुद भी इस पर कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी शायद अच्छी तरीके से नहीं समझ पाया हूँ। और हमें नहीं, तो उसके लिए हमें लगता है कि कोई अच्छे एडवोकेट जो लीगल नोटिस है, तो उसको लीगल वर्ड्स जो हैं वो ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो A to Z तो किसी चीज की कभी भी ट्रांसलेशन A to Z नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसका भावार्थ